हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे फिफ्थ रेशो जो बनती है सॉल्वेंसी रेशो का। ये लास्ट पार्ट है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। इससे पहले वाली क्लास में मैंने 4 रेशोज़ कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में हम कवर करके चलेंगे कि कितना पैसा है जो डेट से लिया गया है यानी कि लॉन्ग टर्म डेटर से लिया गया है, और कितना कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि शेयर होल्डर फंड से लिया गया है। और लॉन्ग टर्म डेट दोनों ही आते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर। तो यहाँ पे कहते हैं डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में जो ये रेशियो ये इस्टेब्लिश की गई है रिलेशनशिप जानने के लिए, जो लॉन्ग टर्म डेट होते हैं और जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। तो इसको कंप्यूट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल साउंडनेस है एंटरप्राइज की नहीं है, तो वो जानने के लिए इसको कंप्यूट किया जाता है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, जब हम लॉन्ग टर्म डेट को डिवाइड कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो हमारे पास डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो जो आ जाती है। लॉन्ग टर्म डेट में हम किन्हें शामिल करेंगे, जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होती हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं, दोनों को शामिल करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर वो बोरोविंग्स आ जाती है जिनकी पेमेंट जो हमें आफ्टर 12 मंथ यानी आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल है जो करनी पड़ती है। इसमें हम शामिल करेंगे डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को, मॉर्गेज लोन्स को, बैंक लोन को, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ये वो प्रोविजन होते हैं जिनकी पेमेंट जो कंपनी को आफ्टर 12 मंथ करनी होती है। ये बैलेंस शीट बनाने के आफ्टर 12 मंथ है जो इसकी पेमेंट करनी पड़ती है। जो प्रोविजंस बनाए जाते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए, जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव एटसेट्रा, तो ये कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं। नेक्स्ट हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, असेट साइड से और लायबिलिटी साइड से। तो पहले मैं आपको इसको ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर इसको बुक की लैंग्वेज में समझेंगे। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में 2 साइड्स होती हैं। बैलेंस शीट में 2 साइड्स प्रिपेयर की जाती हैं। एक होती है लायबिलिटी साइड और दूसरी हमारी होती है असेट साइड। तो असेट्स में हमारे पास दोनों ही असेट्स लेते हैं हम, नॉन करंट असेट्स को, और दूसरी हमारे पास आती है करंट असेट्स को। नॉन करंट असेट और करंट असेट्स जब हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास ये किसका बन जाता है? टोटल असेट बन जाती है, यानी टोटल असेट नॉन करंट और करंट दोनों को ऐड करके। फिर हमारे पास आते हैं यहाँ पे शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं शेयर होल्डर फंड को, जिसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों आ जाती है। फिर आती है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी और देन हमारे पास आती है करंट लायबिलिटी। तो ये हमारी जो लायबिलिटी साइड होती है और जो असेट साइड होते हैं दोनों क्या होते हैं? टैली होती हैं। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है, कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड जो होती है उसमें हम किन चीज़ों को शामिल करके चलते हैं? जो हमारे पास शेयर होल्डर फंड होता है और जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है जिसे हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। यानी कि जब हम शेयर होल्डर फंड में शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ऐड कर देते हैं, क्या ऐड करते हैं? लॉन्ग टर्म डेप्ट को, क्योंकि लॉन्ग टर्म ब्रोविंग्स नॉन करंट लायबिलिटी एक ही बात होती है जिसमें हम लॉन्ग टर्म डेट को लेके चलते हैं। तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। ये तो मैंने कौन सी साइड से कैलकुलेट किया है? लायबिलिटी साइड से। अगर मैं लायबिलिटी साइड पे मेरे पास डाटा गिवन हो तो मैं शेयर होल्डर फंड में लॉन्ग टर्म डेट को ऐड कर दूं तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है जो आ जाती है। दूसरा तरीका होता है कि अगर मान लो कि मेरे पास डाटा है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है असेट साइड वा, तो मैं असेट साइड का कैसे कर सकती हूँ? अगर मैं नॉन करंट असेट करंट दोनों को ऐड कर दूँ और उसमें से ये करंट लायबिलिटी घटा दूँ तो मेरे पास ये बच जाएगा पोर्शन। इट्स ऑब्वियस कि मुझे सिर्फ ये चीज़ चाहिए, तो मैं अगर इसका टोटल करके उसमें से माइनस करूँ तो मेरे पास ये बच जाएगा। तो इसको हम अगर असेट साइड से कैलकुलेट करते हैं, असेट साइड से कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए कैसे हम इस्तेमाल करते हैं कि जब हम नॉन करंट असेट्स में अगर हम प्लस कर देते हैं वर्किंग कैपिटल को, किसको ऐड करना पड़ेगा? वर्किंग कैपिटल को। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? असेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब हम करंट असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगी? वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। यानी कि ओवरऑल नॉन करंट असेट को मैं एज इट इज ले लेती हूँ, नॉन
करंट असेट्स को मैं एज इट इज़ ले लेती हूँ, नॉन करंट असेट्स। तो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है कि जब हम करंट असेट्स में से माइनस कर देते हैं करंट लायबिलिटी को, तो मेरे पास क्या आ जाती है, वर्किंग कैपिटल आ जाती है। और यही तरीका मैंने आपको बताया था नॉन करंट असेट, मतलब कि जो ये मेरे पास टोटल असेट बनती है करंट नॉन करंट दोनों ऐड करके, उसमें से अगर हम करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं, करंट लायबिलिटी को मैंने माइनस किया तो हमारे पास असेट साइड से क्या आ जाएगी, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो इस दोनों तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे लायबिलिटी साइड से कैलकुलेट कर लो, चाहे असेट साइड से कैलकुलेट कर लो, जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, दोनों से रिजल्ट सेम ही मिलेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम लायबिलिटी साइड से लेते हैं तो हमें उसमें शेयर होल्डर फंड के अंदर ऐड करना होगा लॉन्ग टर्म डेट को, जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब पता है क्या होता है कि जब हम देखते हैं इसमें कि कितना हमने इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठाया है, कितने रिजर्व सरप्लस वगैरह इस्तेमाल किए हैं और कितना हमने लॉन्ग टर्म डेट से पैसा उधार उठा करके कंपनी के अंदर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हम शेयर होल्डर फंड के अंदर इंक्लूड करेंगे शेयर कैपिटल को भी और रिजर्व एंड सरप्लस को भी। अगर डेबिट बैलेंस होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि इसको डिनोट करता होता है लॉस को, तो उसको हम कैलकुलेट करते समय माइनस कर दिया जाएगा शेयर होल्डर फंड में से। जो लॉन्ग टर्म डेट होती हैं उसके अंदर शामिल करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को। तो कहते हैं यहाँ पे कुछ ऐसी आइटम्स होंगी जिनको हम कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर शामिल नहीं करेंगे। कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले कहते हैं जो फिक्टिशियस असेट होती है जिसमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होगा, इसको हम नहीं लेंगे, और ऐसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी हम नहीं लेके चलेंगे। ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका था लायबिलिटी साइड से। नेक्स्ट आता है कि अगर हम इसको असेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर दे तो कैसे हमारा रिजल्ट रहेगा। जब हम नॉन करंट असेट में प्लस कर देंगे वर्किंग कैपिटल को, तो उससे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगी। नॉन करंट असेट्स के अंदर हम शामिल करेंगे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, और जो इंटेंजिबल असेट्स होती हैं प्लस कर देंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं लेके चलेंगे, और लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस को भी इसमें शामिल किया जाएगा। वर्किंग कैपिटल का तरीका होता है कि अगर हम करंट असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाती है। करंट असेट्स के अंदर हम शामिल करके चलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट को, इन्वेंट्रीज को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, लूज टूल्स और जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाते हैं, कैश और बैंक इक्विवेलेंट आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस भी आ जाएंगे, और अदर करंट असेट्स है जिसको भी हम इसके अंदर शामिल करके चलेंगे। तो यहाँ पे एक नोट दिया गया है, कहते हैं नोट में क्या कहता है, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना किया हो तब तक जो जितनी भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है, उसको हम इंक्लूड करेंगे असेट में जब कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि ये अज्यूम किया जाता है कि जितनी भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाएंगी वो, यानी कि सारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी कहलाएंगी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाएंगी। कहते चाहे किसी मर्जी अप्रोच से निकालो कैपिटल एम्प्लॉयड, चाहे कैपिटल साइड से चाहे लायबिलिटी साइड से, चाहे असेट साइड से, रिजल्ट दोनों से क्या आएंगे, सेम ही आएंगी हमें। तो अब इसका सिग्निफिकेंट क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो ये रेशियो इंडिकेट करते हैं कितना प्रोपोर्शन है फंड का वो लॉन्ग टर्म डेट से लिया गया है और कितना कैपिटल एम्प्लॉयड से जो लिया गया है। हाई डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो शो रहता है रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन। कहता है कि जितना हाई रेशियो रहेगा उतना रिस्क रहेगा, क्योंकि इंडिकेट करेगा कि ज़्यादा पैसा कहाँ से लिया गया है, डेट से लिया गया है, लॉन्ग टर्म डेट से उठाया गया है। तो ये एक तरह का जब इंटरेस्ट का बर्डन बनेगा कंपनी के ऊपर तो वो नुकसान करेगा फाइनेंशियल पोजीशन को। इट शोज़ दैट हाई रिस्क शो करेगा लेंडर्स के लिए, जो लोअर रेशो होगा वो बेटर रहेगा लॉन्ग टर्म लेंडर के लिए, क्योंकि उनकी सेफ्टी है जो ज़्यादा रहेगी। यानी कि रेशो जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा रिस्क रहेगा लेंडर्स को, जितना कम उतनी ज़्यादा बेटर रहेगा लॉन्ग टर्म लेंडर्स के लिए। इसका एग्जांपल कवर करते हैं, एग्जांपल 44 कवर करते हैं। स्टेटमेंट में लिखा है कि बैलेंस शीट गिवन है एक्स लिमिटेड की, हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, नॉन करंट असेट में लॉन्ग टर्म बोरोविंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस गिवन है, करंट लायबिलिटी है। ऐसे असेट साइड पे नॉन करंट असेट और करंट असेट गिवन है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे जैसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं, अगर हम लायबिलिटी साइड से कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। लायबिलिटी साइड से कैलकुलेट करने के लिए हमें शेयर होल्डर फंड्स के अंदर, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म डेट्स को। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल भी आ जाएगी, रिजर्व एंड सरप्लस भी आ जाएगा। तो शेयर कैपिटल हमारे पास गिवन है 5 लाख से, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है 1 लाख से, और लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर हमें गिवन है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 160 से, और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न गिवन है 40,000 से। तो 5, 6, 7 और 8 लाख क्या हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा। तो 8 लाख हमने कैलकुलेट किया लायबिलिटी साइड से।
या फिर इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं असेट साइड से। तो असेट साइड से कैलकुलेट करें तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल असेट ले लेंगे जिसमें करंट और नॉन करंट दोनों ही आ जाएगी। अगर उसमें से हम करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। यानी कि जैसा कि हमें बुक में दिया गया फॉर्मूला कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इसको लिखने का दूसरा तरीका होता है कि जब मैं नॉन करंट असेट के अंदर प्लस कर देती हूँ वर्किंग कैपिटल को, यानी कि नॉन करंट असेट्स के अंदर ऐड कर देते हैं वर्किंग कैपिटल को, तब भी आ जाती है हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वर्किंग कैपिटल ये आती है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, जो ओवरऑल टोटल असेट माइनस करंट लायबिलिटी कहलाती है। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात एक ही होती है। तो यहाँ पे हम टोटल में लेते नॉन करंट और करंट दोनों ही असेट लेते हैं 5,20,000 प्लस में 3,30,000 माइनस करेंगे इसके अंदर से। अगर हम करंट लायबिलिटी जो क्वेश्चन में गिवन है 50,000 से माइनस करके, तो हमारे पास अल्टीमेट आंसर कितना आएगा, 8 लाख ही आएगा। लॉन्ग टर्म डेप्ट चाहिए हमें नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट जिसमें हम लॉन्ग टर्म ब्रोविंग और प्रोविज़न दोनों को ले लेंगे। जो क्वेश्चन में हमें 61 प्लस गिवन है 40,000 से, तो टोटल करके 2 लाख आ जाएगा। तो यहाँ से हम इजीली कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो जो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम लॉन्ग टर्म डेट को डिवाइड कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो आ जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट हमने कैलकुलेट किया है 2 लाख से, और डिवाइड कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने कैलकुलेट किया है 8 लाख से, तो हमारे पास जो इसका रेशियो बनेगा वो बनेगा 0.25:1। तो यहाँ पे यानी कि लॉन्ग टर्म डेट से जो पैसा लिया गया 0.25 लिया गया, जबकि कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 1 है। तो 1 से तो कम ही है डेट का पैसा, तो ये हमारी कंपनी के लिए पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन का जो शो करती है। तो इस तरीके से बच्चे सम था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसी सम के साथ जो हमारी रेशो बनती है सोल्वेंसी रेशो कंप्लीट हो चुकी है। इसकी पांचों की पांचों रेशो जो मैंने कवर करा दी एक एक करके। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो वो देखिए, ताकि आपकी हर एक रेशो जो इजीली कंसिस्टेंसी जो समझ में आ जाए आपको। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे जो नेक्स्ट रेशो बनता है हमारा, जिसे हम एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशो बोलते हैं। ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।